हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1। ये जो सिलेबस है हम लोग पढ़ रहे हैं +2 उड़ीसा के सेकेंड ईयर के CHSC सिलेबस के हिसाब से, जहाँ पे हम यूनिट नंबर 1 के अंदर मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्ट किए थे। बेसिकली 5 फंक्शन है मैनेजमेंट का: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। राइट, तो हम लोग पहला 2 फंक्शन ऑलरेडी पढ़े थे। प्लानिंग तो पूरा कंप्लीट हो गया था। ऑर्गेनाइजिंग शुरू किए थे। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या स्टेप्स है, वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट, आज ऑर्गेनाइजिंग को ही कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को। यूनिट 2, 3 और 4 उसका वीडियोस तुमको ऐप पे अवेलेबल होगा। यूनिट 1 का जो वीडियो है, हर एक सब्जेक्ट का यूनिट 1 का जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड होगा, और 2, 3 एंड 4 यूनिट जो है हर एक सब्जेक्ट का वो ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हम ऑलरेडी पढ़े थे लास्ट क्लास में। ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज, है ना, मेकिंग डिपार्टमेंट्स एंड सब डिपार्टमेंट्स, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिविंग ऑथोरिटी, ये सबको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग का क्या एडवांटेज है या क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का। राइट, देखना पहला, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कोई काम में स्पेशलिस्ट होना, कोई काम में एक्सपर्ट होना। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम में एक्सपर्ट होगा, अगर वो उस काम को करेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। राइट, तो हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल जॉब, और हर एक जॉब को एक पर्टिकुलर पर्सन को एलोकेट करते हैं। जब एक ही पर्सन एक ही काम को बार बार करता है तो वो उस काम में एक्सपर्ट बन जाता है, और जब एक व्यक्ति किसी काम में एक्सपर्ट बनेगा, स्पेशलाइज्ड बनेगा, तो उससे क्या होगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा और रिसोर्सेज का जो मिस यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस होगा। राइट, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या लाता है, ऑर्गेनाइजिंग लाता है एक्सपर्टाइज या स्पेशलाइजेशन। राइट, देखना, in organizing the work is divided into different parts and different persons are assigned to different activities। तो काम को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। each part is called as a job। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क को छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड करते हैं, हर एक हिस्सा को जॉब बोलते हैं। ठीक है, और ये हर एक जॉब डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को असाइन किया जाता है। It brings specialization in work. Since one person will be taking up the same task repetitively, एक ही व्यक्ति एक ही काम को बार बार करेगा, और जब वो एक ही काम को बार बार करेगा वो उसमें स्पेशलिस्ट बनेगा, और उससे उसका एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। क्लियर है? आज जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक ही चीज को बार बार करूंगा, एक ही सोच लो एक सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट को मैं बार बार पढ़ाऊंगा, तो मैं क्या बन जाऊंगा, उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा। राइट, तो कोई भी काम को अगर हम बार बार करेंगे, लगातार करेंगे, तो हम उसमें एक्सपर्ट बनेंगे, हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। राइट, ड्यू टू द डिवीजन ऑफ वर्क, द असाइनमेंट ऑफ वर्क आर एज पर द क्वालिफिकेशन। और काम कैसे एलोकेट किया जाता है, एक पर्सन के क्वालिफिकेशन के हिसाब से। मैं जिस काम में अच्छा हूं, मुझे वो काम दिया जाएगा तो काम ज्यादा बेहतर हो सकेगा। राइट, अगर मैं सोच लो कॉमर्स पढ़ाने में अच्छा हूं, मुझे कॉमर्स पढ़ाने दिया जाएगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, स्पेशलिस्ट हूँ कॉमर्स का तो कॉमर्स अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे बोलेंगे अचानक से बेटा साइंस पढ़ा जा, तो साइंस नहीं पढ़ा सकूंगा मैं, है ना। तो साइंस पढ़ाऊंगा तो बहुत खराब पढ़ाऊंगा। राइट, तो मुझे क्या पढ़ाने के लिए देना है, दैट डिपेंड्स ऑन माय क्वालिफिकेशन। मैं किस काम में अच्छा हूं, मैं किस में एक्सपर्ट हूं, किस में क्वालिफाइड हूं, ये देखना जरूरी है। क्लियर? सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, जब हम काम एलोकेट करेंगे कि तू प्रोडक्शन कर, तू मार्केटिंग कर, तू परचेज देख, तो कौन किस काम में अच्छा है वो हमको देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर हम काम जो है एलोकेट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग लाता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप।
काम को प्रॉपरली डिवाइड करने से क्या होगा, सबको अपना अपना काम पता होगा, एवरीवन नोज कि किसका क्या काम है। इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रिड्यूस होगा और सबको एक क्लैरिटी से काम करेंगे कि किसका क्या काम है, राइट। In the organization structure, the placement of persons at different job is done. तो प्रॉपरली काम डिवाइडेड है, कौन क्या काम करेगा। एंड द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम सबको अपना अपना ऑथोरिटी देते हैं। ऑथोरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटीज। तो इन एन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एवरीवन इज गिवन ऑथोरिटी एंड एवरीवन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबको बेसिकली पता होता है किसका क्या काम है, किसका क्या ऑथोरिटी है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्लियर है। और अगर ये क्लियर रहेगा तो देयर विल बी क्लैरिटी इन वर्किंग। सबको एक क्लियर माइंड से काम करेंगे क्योंकि सबको पता है किसका क्या काम है। लेकिन अगर काम प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं होगा, पता नहीं होगा किसको क्या काम करना है, तो देयर विल बी कंफ्यूजन, हमेशा वहां पे कंफ्यूजन रहेगा, राइट। ईच मैनेजर नोज टू हुम ही कैन गिव ऑर्डर। सबको पता है कौन किसको ऑर्डर दे सकता है और किससे उसको इंस्ट्रक्शन लेना है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये सब क्लियरली डिफाइन होता है थ्रू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर कौन होता है, जिसका सबसे ज्यादा ऑथोरिटी होगा वो सुपीरियर होगा, और जिसका सबसे कम ऑथोरिटी होगा वो सबऑर्डिनेट होगा, राइट। और किसका कितना ऑथोरिटी है, किसका कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पता चलता है थ्रू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि सबको पता है, सबको क्लैरिटी है किसको क्या काम करना है, और सबको पता होगा किसको क्या काम करना है, तो वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ काम नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, राइट। प्लस ऑर्गेनाइजिंग से एफिशिएंसी बढ़ता है क्योंकि स्पेशलाइजेशन आता है, स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ेगा, और अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, राइट। द वर्क ऑफ एवरी पर्सन इज क्लियरली डिफाइंड। सबको अपना अपना काम पता होता है। एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन। और कोई भी स्कोप नहीं है कि काम ओवरलैप होगा या डुप्लीकेट होगा। दिस विल हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इससे रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि अगर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता है, डुप्लीकेशन का मतलब एक ही काम दो लोग कर रहे हैं, तो एक ही काम अगर दो लोग करेंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। तो सबको अगर क्लियरली पता होगा किसको क्या काम करना है, तभी वहां पे ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। An effective distribution of work will ensure that every activity is done well in time. अगर काम प्रॉपरली डिवाइडेड होगा तो काम टाइमली कंप्लीट होगा। एंड मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस का जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एरियाज एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस ग्रो इफ इट हैज अ वेल knit ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा तभी वहां पे ग्रोथ आता है। देयर विल बी ए नीड फॉर एम्प्लॉइंग मोर पर्सन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने का जरूरत है एट अ टाइम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है नए नए लोकेशंस में ओपन करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन या ग्रोथ। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है नए नए एरियाज में जाना। आज जैसे मैं ग्रोसरी बेच रहा हूँ, कल दिन ग्रोसरी के साथ कॉस्मेटिक हो गया, मेडिसिन हो गया, डेली नीड्स का सामान हो गया, ऐड करते जा रहा हूँ, नए नए वेराइटी, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन, राइट। A flexible organizational structure will enable the employment of more persons without disturbing the work. अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा होगा, याद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया था, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड सब डिपार्टमेंट्स। तो अगर अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, अच्छे से डिपार्टमेंट्स बना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम काम पर रख पाएंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द वर्क। एग्जिस्टिंग काम को बिना डिस्टर्ब किए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सकेंगे। क्लियर है। एडिशनल एक्टिविटीज विल नॉट पुट एनी स्ट्रेन ऑन द मैनेजमेंट।
तो कोई भी एक्स्ट्रा काम हम जब करेंगे, कोई भी एक्सपेंशन का काम करेंगे या डाइवर्सिफिकेशन का काम करेंगे, तो उससे जो है एग्जिस्टिंग जो हमारा काम चल रहा है उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब एडॉप्ट करना चेंजेस को। कौन से चेंजेस को? हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहा है, उन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना। राइट? आज हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत चीज बदल रहा है। इन बदलते चीजों के हिसाब से ये जरूरी है कि हम भी अपने आप को चेंज करें। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम आउटडेटेड हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। राइट? द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बी मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब चेंज्ड टू अकोमोडेट द चेंजेस। ठीक है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाना पड़ेगा। क्लियर है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। Organizing helps in bringing effective administration. Administration basically means effective management, proper management. It provides a clear description of jobs, क्या काम करना है, and clarifies किसका क्या authority है, किसका क्या responsibility है, ये क्लियर रहता है। और अगर ये क्लियर रहेगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। क्लियर है? क्लैरिटी इन रिलेशनशिप हेल्प इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। काम ठीक से हो सकेगा और ऑर्गेनाइजेशन को हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे। क्लियर है? तो अगर काम प्रॉपरली डिवाइडेड होगा, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली फिक्स होगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना आसान होगा। क्लियर? नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। पर्सोनेल का मतलब होता है एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजिंग हमेशा फोकस करता है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का टू द एम्प्लॉइज एंड टू द मैनेजर्स। राइट? इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैनेजरियल पर्सोनेल आर ट्रेन्ड। हम मैनेजरियल पर्सोनेल को ट्रेन करते हैं टू अक्वायर वाइड एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एक्टिविटीज थ्रू डेलीगेशन। डेलीगेशन हम आगे पढ़ेंगे। डेलीगेशन का मतलब होता है अपना काम जब टॉप लेवल पास ऑन कर देता है टू द मिडिल लेवल and to the lower level, it is called as delegation. ठीक है? तो डेलीगेशन का मतलब बेसिकली जो काम मेरा है वो काम मैं पास ऑन कर दिया टू द मिडिल लेवल, टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। क्लियर है? द वर्क ऑफ मैनेजर डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर क्या करता है? अपना काम क्या करता है? डेलीगेट करता है, पास ऑन करता है। किसको? सबऑर्डिनेट्स को, अपना वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए। The managers will be able to devote their time and energy on strategic issues and subordinate will be motivated to take up the challenging jobs. तो सुपीरियर क्या करेगा? अगर डेलीगेशन करेगा तो अपना टाइम एंड एनर्जी लगा पाएगा स्ट्रेटेजिक कामों को देखने में, और जो डे टू डे मैटर्स है वो सब सबऑर्डिनेट्स लोग जो है संभाल लेंगे। क्लियर है? देखो, डेलीगेशन बहुत जरूरी है। अगर सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद करेगा, बोलेगा, तो इससे क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट इन कामों में ही बिजी रह जाएगा और कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में, स्ट्रेटेजिक इश्यूज के बारे में डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये जरूरी है कि जो काम हम पास ऑन कर सकते हैं, जो काम हम डेलीगेट कर सकते हैं मिडिल लेवल को या लोअर लेवल को, हमको वो काम डेलीगेट कर देना चाहिए टू द मिडिल एंड लोअर लेवल। उससे क्या होगा? टॉप लेवल जो है फोकस कर सकेगा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है, इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उसके बारे में सोचने के लिए टाइम मिलेगा टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट डे टू डे वर्क जो है वो पास ऑन कर दिया है टू द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? The delegation of authority will help in development of various persons in the organization. और इससे क्या होगा? जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं उनको टॉप लेवल जो काम करता है वो काम करने का मौका मिलेगा, और अगर मिडिल लेवल लोअर लेवल वो काम करेगा जो टॉप लेवल करते थे, तो मिडिल लेवल लोअर लेवल के एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होगा।
क्लियर है? तो इसीलिए मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा ड्यू टू डेलीगेशन। क्लियर है? तो मिडिल और लोअर का डेवलपमेंट भी हो जाएगा और टॉप लेवल थोड़ा फ्री भी हो जाएगा। टॉप लेवल फ्री होगा तो वो स्ट्रेटेजिक मैटर्स के बारे में डिसीजन ले सकेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़े। हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन सेम टाइप का पॉइंट है, देखना। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड साउंड फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजेरियल कंट्रोल। अच्छा ऑर्गेनाइजिंग होने से मैनेजेरियल कंट्रोल आसान होता है। वेरियस मैनेजेरियल फंक्शंस विल बी इफेक्टिवली परफॉर्म with the help of an organization. The functions like कोऑर्डिनेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना इजी होता है अगर सारा फंक्शंस और मैनेजमेंट प्रॉपरली परफॉर्म होगा तो। क्लियर है? तो आज अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब काम अगर प्रॉपरली हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लाना आसान होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इजी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सब कोई मिलजुल कर काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। एवरी एंटरप्राइज हैज अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है। सब डिपार्टमेंट अपना अपना काम तो करते हैं, बट ये भी जरूरी है कि सब कोई मिलजुल कर काम करें, राइट? These are assigned different duties for achieving business objectives. सबको अपना अपना ड्यूटीज असाइन किया जाता है, सबको अपना अपना काम असाइन किया जाता है। तो अपने अपने काम को तो अच्छे से करेंगे, बट ये भी जरूरी है कि सब मिलकर कोऑर्डिनेशन करें, सब मिलजुल कर एक होकर काम करें, राइट? A good organization will divide and subdivide the activity in such a way that activities of different segments become complementary. सब मिलजुल, complementary का मतलब होता है झगड़ा ना करें, सब मिलजुल कर एक होकर काम करें, that is complementary. This will bring an automatic coordination in the organization. और सब अगर मिलजुल कर काम करेंगे, आपस में compete नहीं करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मार्केटिंग के साथ कंपटीशन नहीं करना है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री बनना है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मिलजुल कर एक होकर काम करना है। और जब सब कोई मिलजुल कर एक होकर काम करेंगे, इट विल लीड टू कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? एनकरेज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कुछ नया करना, न्यू आइडियाज। A good organization structure will provide sufficient scope for taking initiative. हम एम्प्लॉयज को प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो भी अपना व्यू पॉइंट रखें, अपना न्यू आइडियाज, कुछ अगर वो सोच रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज अगर उनके पास कुछ है तो वो भी हमारे सामने रख सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कि हम सिर्फ बता रहे हैं और एम्प्लॉय ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। हमको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को भी अपना व्यू पॉइंट रखने का, क्या पता उनके पास न्यू आइडियाज, बेटर आइडियाज होगा, राइट? The policies and procedures are laid down for the guidance of managerial personnel, but within this limit, people are given freedom to show their talent, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रिंसिपल सिर्फ बना दिए और सब ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। हम प्रिंसिपल बनाएंगे, बट उसको थोड़ा बहुत चेंज करने का, इनोवेट करने का, कुछ नया करने का जो फ्रीडम है वो हमको अपने एम्प्लॉयज को जरूर देना चाहिए। क्लियर है? Next, increases managerial efficiency. An efficient organization helps in increasing the efficiency of management. अगर organization efficient होगा तो उसका management भी efficient होगा. The work is divided as per the skills and suitability of the person. It will bring better working. अगर organization में काम ठीक से divide होगा, काम अच्छे से होगा, organization में efficiency बढ़ेगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ेगा, मैनेजमेंट विल बी एबल टू मोटिवेट पीपल टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, राइट? तो अगर काम प्रॉपर्ली डिवाइडेड होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से होगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से होगा तो मैनेजमेंट भी करना आसान होगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है? नेक्स्ट, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय छोड़ के चले जाना, लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगा
ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म होगा, सबको अपने टैलेंट के हिसाब से काम मिलेगा, प्रॉपर ऑथोरिटी मिलेगा, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेटेड होगा, तो वो कभी काम छोड़कर नहीं जाएगा, राइट। When workers are satisfied with their work and activity are taken up as per the plan, then there will be reduction in labor turnover. Employee छोड़कर नहीं जाएगा। People leave an organization if they are not happy. अगर खुश नहीं होते हैं तब वो organization छोड़कर जाते हैं। With the working condition and an unnecessary interference in the work. अगर working condition अच्छा नहीं है या फालतू में बहुत अननेसेसरी इंटरफियरेंस होता है मैनेजमेंट का, तो वो लोग काम छोड़ के जाते हैं। लेकिन अगर काम अच्छे से हो रहा है, वर्किंग कंडीशंस अच्छा है, प्रॉपरली काम डिवाइडेड है, तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाएगा। क्लियर है? देखना, द इनिशिएटिव एंड क्रिएटिवनेस एनकरेज इन द ऑर्गेनाइजेशन विल मेक इट डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव टू द न्यू सिचुएशन। जितना ज्यादा हम इनिशिएटिव लाएंगे, जितना ज्यादा क्रिएटिवनेस लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन उतना डायनामिक बनेगा और बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से हम अपने आप को बहुत क्विकली चेंज कर सकेंगे, राइट। इफ अ पर्सन आर नॉट एनकरेज टू टेक अप न्यू इनिशिएटिव, then the management may not be able to cope with the changing business environment. अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को जो है अपने आप को चेंज नहीं कर सकेंगे एज पर द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। A good organization clearly defines the scope of work of every person and allows them to grow in that sphere. हम काम, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन काम प्रॉपरली डिवाइड करता है और हमेशा मौका देता है इनिशिएटिव का। हमेशा एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव करने का मौका देता है। इनिशिएटिव मतलब कुछ नया करना, कोई नए आइडियाज से काम करना, कुछ इनोवेट करना। हमेशा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉइज को। क्लियर है ये? तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डेट इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब था पावर, है ना, पहले भी पढ़े हम लोग। ऑथोरिटी मींस पावर। तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का मतलब तो क्लियर है, पावर। डेलीगेशन का मतलब होता है पास ऑन करना। टॉप लेवल पास ऑन कर रहा है टू द मिडिल लेवल, टू द लोअर लेवल, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद नहीं ले सकता। सारा डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट अपने पास नहीं रख सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि हम डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो पास ऑन कर रहे हैं टू द मिडिल लेवल एज वेल एज टू द लोअर लेवल। वरना क्या होगा, सारा डिसीजन अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, छोटा से छोटा डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, तो इससे बहुत डिले होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, राइट। देखना, ऑथोरिटी इज द डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन कन्फर्ड ऑन पीपल to make it possible for them to use their judgment. तो ऑथोरिटी का मतलब बेसिकली डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन या पावर बोल सकते हैं। When an enterprise small, जब एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रलाइज्ड हो सकता है। मतलब छोटा ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट जो है अपने पास रख सकता है सारा डिसीजन मेकिंग पावर, राइट। एज द एंटरप्राइज ग्रोज देयर इज अ नीड टू डेलीगेट। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा वैसे वैसे डेलीगेशन करना पड़ेगा टू मोर एंड मोर पीपल टू कोप अप विद द वर्क। द मेन पर्पस ऑफ डेलीगेशन इज टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल। क्लियर है ये? तो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सारा पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास रखा है तो भी चलेगा, बेसिकली सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे टॉप लेवल को डिसीजन मेकिंग पावर पास ऑन करना पड़ेगा टू द मिडिल एंड टू द लोअर लेवल्स। क्लियर है? देखना, डेलीगेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। डेलीगेशन का मतलब है लोगों से काम करवाना, बाय गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन एट द टॉप लेवल। जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो सब टॉप लेवल डिसाइड करता है। जो डे टू डे मैटर्स है, छोटे मोटे मैटर्स है, उसके रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग पावर है
वो हम पास ऑन कर देते हैं टू द मिडिल लेवल एंड टू द लोअर लेवल, राइट। द एग्जीक्यूशन इज entrusted to the chief executive. The chief executive assigns the work to department. जो chief executive होता है बेसिकली टॉप मैनेजमेंट, वो काम असाइन करता है टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब है टू द मिडिल लेवल, राइट। Who in turn delegate to the subordinate. फिर मिडिल लेवल किसको काम डेलीगेट करता है? To the lower level, right? The process goes to the level where actual work is executed. The person who is made responsible for a particular work is given requisite authority for getting it done. जिसको कोई काम दिया जाएगा, जिसको responsibility दिया जाएगा, उसको authority भी देना जरूरी है, वरना अगर सिर्फ responsibility मिलेगा और ऑथोरिटी नहीं मिलेगा तो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट। इस एग्जांपल के तौर पे मुझे 100 यूनिट्स बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गया, लेकिन रॉ मटेरियल खरीदने का पावर नहीं मिला, तो ऑब्वियस सा बात है कि मैं 1000 यूनिट या 100 यूनिट जो भी मुझे दिया गया था मैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मिले, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जरूरी है ऑथोरिटी भी मिलना। क्लियर है? नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में 3 चीज होता है बेसिकली, देयर आर 3 एलिमेंट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, देखना, पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट हो सकता है। सबसे पहला काम है हम एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं, पास ऑन करते हैं टू द मिडिल लेवल एंड टू द लोअर लेवल, राइट। तो फर्स्ट स्टेप है रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना। द फर्स्ट स्टेप इज डेलीगेशन इज द असाइनमेंट ऑफ वर्क, काम देना टू द सबऑर्डिनेट। ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू द सबऑर्डिनेट, इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। द सुपीरियर आस्क्स हिज सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। हम एक पर्टिकुलर काम देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट करना बोलते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल असाइन टू द सबऑर्डिनेट। ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस और टास्क टू बी परफॉर्म्ड। क्या ड्यूटी परफॉर्म करना है, क्या काम परफॉर्म करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है, ये हम बताते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, और हम उनको उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम जो काम दिए हैं वो काम वो कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या होता है? टॉप लेवल जो है काम देता है किसको? टू द मिडिल लेवल एंड टू द लोअर लेवल, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किए। ठीक है। फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अराइज होता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से। जो सुपीरियर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करेगा सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट बाउंड है वो चीज को करने के लिए, राइट। इट अराइजेस फ्रॉम द ड्यूटी असाइंड। किसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिपेंड करता है किसको क्या काम दिया गया है। इट ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम जूनियर टू सीनियर, मतलब मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके तरफ? टूवर्ड्स द टॉप लेवल, राइट। इट कैनॉट बी डेलीगेटेड। रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं हो सकता। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना काम किसी और को दे सकता हूं जरूर, बट अगर वो काम नहीं हुआ तो आंसरेबल कौन होगा? आंसरेबल मैं ही रहूंगा। क्लियर है? इट इज द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब एज पर द इंस्ट्रक्शन। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है काम को कंप्लीट करना एज पर द इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है? तो ये हो गया पहला स्टेप, दैट इज ऑथोरिटी, सॉरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद अब जरूरी है कि हम अपने एम्प्लॉइज को ऑथोरिटी देंगे, क्योंकि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा और बदले में अगर ऑथोरिटी नहीं मिलेगा, बदले में अगर पावर नहीं मिलेगा, तो वो लोग काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया गया है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम उनको ऑथोरिटी देंगे। क्लियर है? देखना, the grant of authority is the second element of delegation. Second step है giving authority. The delegator grants authority to the subordinate
so that the assigned task is accomplished. उसको हम ऑथोरिटी देते हैं ताकि उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए जो अथॉरिटी का जरूरत है वो अथॉरिटी हम उसको असाइन करेंगे. क्लियर है? द डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज मीनिंगलेस. खाली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और अथॉरिटी नहीं देते हैं तो इट इज मीनिंगलेस, क्योंकि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और अथॉरिटी नहीं रहेगा तो काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. राइट? द सबऑर्डिनेट कैन ओनली अकम्प्लिश द वर्क व्हेन ही हैज द अथॉरिटी. काम तभी कंप्लीट होगा जब उसको अथॉरिटी मिलेगा. राइट? अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसका क्या अथॉरिटी होगा वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से होता है. जिसका जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हिसाब से हम उसको अथॉरिटी पास ऑन करते हैं. क्लियर है? इट इज द पावर टू ऑर्डर और कमांड. ऑथोरिटी का मतलब तो पता है, ऑथोरिटी मीन्स पावर, है ना? ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर. राइट? इट इज द पावर टू ऑर्डर और कमांड डेलीगेटेड फ्रॉम द सुपीरियर टू एनेबल द सबऑर्डिनेट टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. काम को कंप्लीट करने के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो पावर का जरूरत पड़ता है, दैट पावर इज कॉल्ड एज ऑथोरिटी. क्लियर है? The purpose of this transfer is to enable the subordinate to complete. Authority हम क्यों देते हैं? ताकि जो काम हम उसको दिए थे वो काम complete हो सके. The superior should delegate sufficient authority to do the assigned work. Clear है? तो जो काम उसको दिया गया था स्टेप 1 में वो काम complete हो सके, इसीलिए स्टेप 2 में उसको ऑथोरिटी देने का जरूरत है. क्लियर है? ये फीचर्स ऑफ ऑथोरिटी. ऑथोरिटी का क्या क्या फीचर्स होता है? पॉइंट नंबर 1 है, इट रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस. तो ऑथोरिटी का मतलब होता है राइट या पावर कोई डिसीजन लेने का. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑथोरिटी. राइट? सेकंड, ऑथोरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट. कौन सुपीरियर होगा कौन सबऑर्डिनेट होगा ये ऑथोरिटी से पता चलता है, क्योंकि जिसका हाई ऑथोरिटी है वो सुपीरियर, जिसका कम ऑथोरिटी है वो सबऑर्डिनेट होगा. राइट? अ सुपीरियर एक्सपेक्ट्स कंप्लायंस ऑफ हिज ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट. सुपीरियर ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि जो ऑर्डर सुपीरियर दिया है सबऑर्डिनेट उसको फॉलो करेगा. क्लियर? ऑथोरिटी इज गिवन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स फॉर डूइंग द थिंग्स एज पर द इंस्ट्रक्शन. तो ऑथोरिटी हेल्प करता है, हम जैसा काम करवाना चाहते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, उनसे काम करवाने में हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है, हमारा जो ऑर्डर है उसके हिसाब से सबऑर्डिनेट काम करे. दैट इज बेसिकली ऑथोरिटी. ऑथोरिटी रेस्ट्रिक्टेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऑथोरिटी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनता है. द एक्सरसाइज ऑफ ऑथोरिटी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनैलिटी ट्रेट्स. कौन कैसे पावर को यूज करता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर. राइट? एक पर्सन ऑथोरिटी को हो सकता है अच्छे से यूज कर रहा है, वहीं कुछ लोग होते हैं जो ऑथोरिटी को मिसयूज करते हैं. तो ऑथोरिटी कौन कैसे यूज करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. क्लियर? और लास्ट है, हमेशा ऑथोरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर है? नेक्स्ट आता है तीसरा एलिमेंट, दैट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एंसरेबल. कोई काम अगर दिया गया था वो काम अगर नहीं होता है तो एंसरेबल होना, जवाबदारी कि काम क्यों नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी. राइट? आज मैं अगर तुमको कुछ काम दिया था और अगर तुम वो काम नहीं करते हो तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम मुझे आंसर दोगे, तुम मुझे जवाब दोगे कि तुम काम क्यों नहीं किए. दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी. बेसिकली आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन. राइट? देखना, the delegation creates an obligation on the subordinate to accomplish the task assigned to him by the superior. When a work is assigned, authority is delegated, then the accountability is the byproduct of this process. जब हम delegation करते हैं, हम authority देते हैं, पावर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, साथ ही साथ सामने वाला हमारे तरफ क्या होता है, अकाउंटेबल होता है. आज मैं तुमको कोई काम दिया, मतलब आई हैव गिवन यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तुमको पावर दिया, आई हैव गिवन यू ऑथोरिटी.
Now you are answerable to me. This is called as accountability, right? The authority is transferred so that a particular work is completed as desired. This means that delegator has to ensure completion of the task. तो हम काम दिए हैं सामने वाले को, जूनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, ऑथोरिटी दिए, अब सामने वाला काम है काम को कंप्लीट करना, और अगर नहीं हो पाता है तो वो अकाउंटेबल है हमारे तरफ, काम क्यों नहीं हुआ, राइट? ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड वेयर इज अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड. अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करता है, मतलब लोअर लेवल अकाउंटेबल है मिडिल लेवल के तरफ, मिडिल अकाउंटेबल है टॉप लेवल के तरफ. दिस इज कॉल्ड एज upward flow, right? The subordinate should be made accountable to only one superior. Single accountability improves work and discipline, right? तो ये बहुत जरूरी है कि accountability भी एक के तरफ हो. आज मुझे कोई काम दिया गया है, मैं अगर काम नहीं किया तो मैं एक पर्सन के तरफ आंसरेबल होऊंगा, मैं एक पर्सन को बताऊंगा कि काम क्यों नहीं हुआ. क्लियर है? देखना नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट कैसा काम कर रहा है. अकाउंटेबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं हो सकता, है ना. आज मैं किसी को कुछ काम दिया हूं, भले सामने वाला काम ना करे तो वो मेरे तरफ आंसरेबल है, लेकिन मुझे ऊपर आंसर देना पड़ेगा काम क्यों नहीं हुआ, राइट? जैसे टॉप लेवल मिडिल लेवल को कुछ काम दिया था, ठीक है, अब मिडिल लेवल लोअर लेवल को दिया, लोअर लेवल सोच लो काम नहीं किया, तो लोअर लेवल तो मिडिल लेवल की तरफ आंसरेबल है, लेकिन मिडिल लेवल फिर टॉप लेवल की तरफ आंसरेबल होगा. क्लियर है? इट इज एनफोर्स्ड और रेगुलर फीडबैक टू द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश. कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ इसका जवाब देना इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड होता है ना, जैसे मैं बताया लोअर अकाउंटेबल होता है मिडिल की तरफ, मिडिल अकाउंटेबल होता है टॉप की तरफ, ठीक है. Accountability is unitary. A subordinate is answerable to the boss. Answerability, ठीक है. Accountability का मतलब होता है answerability, जवाबदारी. बेसिकली काम दिया गया नहीं हुआ तो बोलना क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन बताना इज answerability. क्लियर है? तो एक डेलीगेशन प्रोसेस का 3 स्टेप है. पहला स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड स्टेप है ऑथोरिटी, और तीसरा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. हम ऑलरेडी पढ़े थे पहला फंक्शन प्लानिंग, नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़े ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर है? आने वाले वीडियोस के अंदर बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कवर करेंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस में. थैंक यू एंड बाय बाय.